जुडिशियरी डाइवर्सिटी और एंड सोशल जस्टिस। लंबे समय से हायर जुडिशरी में पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेशन की मांग हो रही है। SC ST OBC के जजेस कम है। चंचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वहां का एक आंकड़ा है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतलब 88% जो नियुक्ति हुई हाईकोर्ट के जजेस में SC ST OBC 88% के आसपास। सदर्न स्टेट में चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, थोड़ा सा डाइवर्सिटी हायर जुडिशरी में दिखाई देता है। लेकिन क्या है पिक्चर? अभी चीफ जस्टिस बने हैं, संविधान को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकर राइट हैं, बहुत चर्चित अभी उनका काम चल रहा है और बहुत ही अच्छे उनके संविधान के हिसाब से कई ऑर्डर्स आए हैं। तो इनसे तो एक अपेक्षा भी है कि हायर जुडिशरी को डाइवर्सिफाई किया जाए। समग्रता में ओवरऑल क्या है हायर जुडिशरी डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस की स्थिति? पंजाब में देश का सबसे ज्यादा दलित समुदाय बसता है और वहां पे जहां तक मुझे पता है सिर्फ 2 जजेस हैं। बिहार हिंदी पट्टी में देखेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में और तमाम वहां पिछले समय में कोई अपॉइंटमेंट SC ST OBC से नहीं हुआ। समग्रता में क्या रिप्रेजेंटेशन है हायर जुडिशरी में इन समुदायों की? चर्चा आज इसी विषय पर हो। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। JP सिंह साहब मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, कानूनविद भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, 3 in 1 और पूरा आंकड़ों के साथ। आप जानते हैं कि JP साहब बोलते हैं तो इनके पास क्या आंकड़ा है। सिक्किम का डेटा अवेलेबल नहीं है, बाकी डेटा सब आ चुका है। हायर जुडिशरी का क्या हाल है और चीफ जस्टिस गवई साहब से किस तरह की उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, क्या होगा, चर्चा इस पर भी होगी। स्वागत है सर जी, नमस्ते। देखिए सर, ओवरऑल स्थिति है केवल तमिलनाडु की बात हम नहीं करते, ये पूरा देश है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए है। हर राज्य में हाई कोर्ट है। अगर तमिलनाडु में या दक्षिण में OBC दलित अगर जो है वो अपने आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व थोड़ा ज्यादा हो, कम हो, ज्यादा हो, मतलब या तो जो उनका प्रतिनिधित्व है उतना बराबर हो या ज्यादा हो, तो बाकी स्टेट्स में भी होना चाहिए जी। लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई की लीडरशिप में कम से कम एक SC जज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जज, दलित जज। अन्य वर्गों के लिए भी डेटा सीमित है, जबकि हाई कोर्ट में सवर्णों का हाई कोर्ट में पूर्ण बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट में 2018-25 के डेटा से पता चलता है कि सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन 77% है, जबकि SC ST OBC का संयुक्त हिस्सा 17.77% है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल स्थिति जो है वो क्या कहते हैं, मतलब क्या है। अब आप पिछले 2 चीफ जस्टिसों के कार्यकाल से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यही डाटा हिंदू ने प्रकाशित किया है दक्षिण भारत को लेकर। जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस थे और डॉक्टर जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस हुए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना के कार्यकाल में सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन अधिक रहा, जबकि दलितों और OBC का कम रहा। सुप्रीम कोर्ट में 2022 से 2025 के दौरान 23 न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिनमें से केवल 1 जस्टिस वराले दलित थे और 2 अल्पसंख्यक थे। हाई कोर्ट की नियुक्तियों में 2018 से 2025 के दौरान सवर्णों का हिस्सा 77% था, जबकि दलितों, आदिवासियों और OBC का संयुक्त हिस्सा 17.77% था। अब ये विवादास्पद विषय है, क्योंकि नियुक्तियों में विविधता की कमी को लेकर आलोचनाएं भी हैं और ये सर्वविदित है कि न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं है।
और ये कहा जाता है कि ये मेधा का मामला है, जिसका जो है वो जो योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस गवाई साहब जो दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने बनने के बाद कहा भी था कि दलितों, महिलाओं, इनकी हिस्सेदारी कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन योग्यता से समझौता नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब ये कहा था उन्होंने, तो उनकी भी सीमाएं सीमित हैं। दरअसल है क्या, कॉलेजियम सिस्टम हर राज्य के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस कॉलेजियम बनाते हैं और हर राज्य से नाम भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उन नामों की पुष्टि करता है, अपुष्टि करता है, उसके तमाम है। अपने आप तो इंटरव्यू भी ले रहा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, कि देखता है कि कैंडिडेट ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर नाम ही नहीं जाएंगे देखेंगे क्या तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ये तो कहेगा नहीं कि आप इनका नाम भेजो। और अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, किसी ने ये हिम्मत की या इशारा किया कि इनका नाम भेजो, जैसा कि होता भी रहा है, तो उसमें अगर दलित और ओबीसी के नाम की बात होगी, अल्पसंख्यक के नाम की बात होगी, तो हो सकता है कि ये लीक हो जाए, और लीक हो जाने के बाद कितनी चीजें लेदर होगी, इसका आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उसमें बात यही है कि लोग नाम ही नहीं भेजते। जब नाम ही नहीं भेजेंगे तो अपॉइंटमेंट कहां से होगा। अब दक्षिण के राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में, ग्रामीण आंदोलन जो पेरियार साहब ने शुरू किया था, उससे जो चेतना जागी और उससे जो ओबीसी और जो दलित वर्गों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा, तो वहाँ वकालत में भी संख्या काफी है जो है। जब सवर्ण वकील कम रहेंगे, आपके ओबीसी दलित वकील ज्यादा रहेंगे, तो जो वकीलों के कोटे से नाम भेजा जाएगा, वो उसमें स्वाभाविक रूप से उनका नाम शामिल हो ही जाएगा। वो कोई ना भी चाहे तो भी जो है स्वामी, और फिर जो नाम जाएगा उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र ऐसी स्थिति नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है क्या कहते हैं, ये हकीकत ये है, आपसे बता। अब आइए आप जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर। जस्टिस चंद्रचूड़ का काल नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक रहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीवी वराले दलित वर्ग की नियुक्ति हुई, जो एकमात्र दलित न्यायाधीश थे। अल्पसंख्यक समुदाय में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह नियुक्त हुए। हाई कोर्ट की नियुक्तियों में सवर्णों का प्रभुत्व रहा, जैसा कि 77% का आंकड़ा दर्शाता है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल नवंबर 2024 से मई 2025 तक रहा। इस छोटे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों का विशेष डेटा सीमित है, लेकिन हाई कोर्ट की नियुक्तियों में समान प्रवृत्ति जारी रही। जस्टिस खन्ना ने पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन दलितों, ओबीसी के प्रतिनिधित्व में सुधार की जानकारी लगभग नहीं के बराबर है। अब सवाल इस बात का है कि चाहे जितनी चुनौतियां हो, जैसा कि गवाई साहब ने भी कहा कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन योग्यता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता जी। अब जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान, विशेष रूप से 2023 में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कई नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। हालांकि इन नियुक्तियों में दलितों और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम था, जबकि सवर्णों का वर्चस्व रहा। अब 2022 से 24 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 23 जजों की नियुक्तियां हुई, जिनमें से जस्टिस वराले का नाम तो हमने आपको बताया, जो 25 जनवरी 2024 को नियुक्त हुए, दलित समुदाय से थे, जो इस अवधि के दौरान एकमात्र दलित न्यायाधीश थे। जस्टिस अमानुल्लाह मुस्लिम 6 फरवरी 2023 को नियुक्त हुए, और जस्टिस अगस्तीन मसीह 9 नवंबर 2023 को नियुक्त हुए, ईसाई समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ओबीसी से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, और शेष 20 न्यायाधीशों में अधिकांश सवर्ण माने जाते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट के डेटा से संकेत मिलता है। अब हाई कोर्ट में जो नियुक्तियां हुई 2018 से 2025 तक, तो 715 नियुक्तियां हुई,
जिसमें सवर्णों का हिस्सा 77.06 माने 551 न्यायाधीश नियुक्त हुए, जबकि दलितों का में 22 न्यायाधीश नियुक्त हुए जो कुल प्रतिशत का 3.08 थे। आदिवासियों में 16 आदिवासी जज हाईकोर्ट में नियुक्त हुए जिसका प्रतिशत 2.24 था, और ओबीसी के 89 जज नियुक्त हुए जिनका प्रतिशत जो है 12.45 था। अल्पसंख्यकों के 37 जज नियुक्त हुए जिनका यह डेटा जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को भी कवर करता है जो सवर्णों के प्रभुत्व को दर्शाता है। सवाल इस बात का है कि जस्टिस खन्ना ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अप्रैल 2025 को उनके लीडरशिप में पूर्ण कोर्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा सार्वजनिक रूप से किया जाए, जो जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम था। इसमें प्रगति भी हुई, 21 न्यायाधीशों का आया और न्यायाधीशों का है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो नियुक्तियां हैं जी, उसकी स्थिति जो है वो क्या कहते हैं जस के तस है। अब जो आपका क्या कहते हैं आपने शुरू किया था कि मद्रास हाई कोर्ट में 17 नियुक्तियां हुई जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में, जिसमें से 15 88.2% नियुक्तियां पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, सबसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हुई। यह उस अवधि में 24 उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक हिस्सा है। सिक्किम उच्च न्यायालय के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि मामला फिर देखिए आगे है कि एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जो लोअर जुडिशियरी से हायर जुडिशियरी में प्रमोशन होता है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। आपका कैरियर कितना बेदाग रहा, आपने कितने फैसले किए, फैसलों की गुणवत्ता क्या थी, सब इन सब आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से जो है क्या कहते हैं हाई कोर्ट के लिए चयन होता है। इन पैरामीटर्स में अब जो नापने वाले हैं, फिर आईबी की रिपोर्ट है लोगों के बारे में कि वो जो है क्या कहते हैं घूसखोर जज हैं, बेईमान जज हैं, जातिवादी जज हैं, क्या है वो बिल्कुल गोपनीय है, समझ लीजिए आपको बता। इन सब पैरामीटर्स के आधार पर छन के कुछ नाम जाते हैं जिनको अगर जो है हाई कोर्ट का कोलेजियम स्वीकार करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भेजता है, और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम उसकी जो है वो क्या कहते हैं एनालिसिस करके उसको फिर केंद्र के पास भेजता है, फिर केंद्र से नियुक्त। तो उसमें से संख्या आने का मतलब है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से, तो उस लेवल पर जो आपके क्या कहते हैं दलित और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन में गुणवत्ता के आधार पर आएगा। जबकि जुडिशरी इस समय जो है भ्रष्टाचार के आकंठ रूप से डूबे होने के दौर से गुजर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो है, मैं कह रहा हूं उस दौर से गुजर रही है। और जस्टिस निर्मल यादव, जस्टिस यशवंत वर्मा, इसके बाद अभी एक और जज साहब जो है दिल्ली के जो ट्रांसफर किए गए हैं, जिनका है कि राउस रेवेन्यू कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय के, जिनके बारे में है कि अहलमत के माध्यम से जमानत के पैसे का लेन देन हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि इसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत है समग्र रूप से। तो उस वहां से नाम आया, बाकी वकीलों से नाम आया, तो वकीलों के लिए भी पैरामीटर्स हैं, और उस पैरामीटर में एक पैरामीटर है आपकी आय, जो निश्चित रूप से जो है आप आय कर दाता होने चाहिए। अब अगर आप जो है 10,000 फीस लेते हैं और एक जीरो हटा के अपने रजिस्टर में केवल 1,000 दर्ज करते हैं और 1,000 के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो एक इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में आप अपने जजशिप से समझौता करते हैं, जिसके लिए आपका नाम जा सकता है, आप उससे समझौता करते हैं। फिर आपकी जो वकालत है वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, वो आपके बहस करने से, आपका के जो है मामले में जजमेंट आने से कि कितने मामले में आप सफल होते हैं, कितने मामले में आप असफल होते हैं, ये सब चीजों का गुणांक होता है जिसके आधार पर आपका चयन होता है। तो ये सब चूंकि तमिलनाडु में ओबीसी और दलितों का जो है वकालत में बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है,
इसलिए वहां उनके नाम को छांटे जाने का या मतलब काटने का जो है वो क्या कहते हैं बहुत कम अवसर है। और ये बात जब हमारे पूरे देश भर के वकील सब वर्गों के समझ लेंगे तो समझ लेंगे ना कि थोड़े से लालच के लिए अगर आप जो है अपना जो है सब नष्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि एकेडमिक बहस हम आप जैसे कर रहे हैं वैसे करें। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में गैर सामान्य श्रेणियों की नियुक्तियों का 27.3 हिस्सा दर्ज किया गया जो राष्ट्रीय औसत 24.4 से अधिक है। मतलब वहां भी ज्यादा लोग नियुक्त किए गए। उपरोक्त डेटा यह पता चलता है गैर सामान्य श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दक्षिण राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक है। केवल केरल में स्वीकृत नियुक्तियों में 20% से भी कम गैर सामान्य श्रेणी से थे। अब केरल में क्या है, केरल में मैं जहां तक समझता हूं कि केरल बहुत पढ़ा लिखा राज्य है और वहां दलितों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वहां हिंदू और ईसाई, तो ईसाइयों में कोई जाति होती नहीं है। ये आरक्षण के लिए कुछ लोग भले अपने को जो है दलित बनाने लगे, वो एक अलग बात है। और केरल भी डोमिनेटेड बाई सवर्ण जातियां, चाहे वो हिंदुओं में सवर्ण हो चाहे वो ईसाइयों में सवर्ण हो। वहाँ ईसाइयों में भी सवर्ण जातियां जो ब्राह्मण और लोगों से कन्वर्ट हुई हैं वो ईसाई बनने के बाद भी जातिवाद पर कायम रहती हैं। और शादी ब्याह में जातिवाद देखते कि हड्डी की शुद्धता है कि नहीं। ब्राह्मण कन्वर्टेड में ही शादी करता है, अदर्स में नहीं। ये एक मतलब घिनौना सच है, चाहे इसको आप स्वीकार करें या चाहे नहीं। इसी तरह मुसलमानों में भी है कि जो सवर्ण से कन्वर्टेड है वो स्वर्णों में ही शादी करते हैं, अपने से नीचे वाले में नहीं। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है, और आपका आंध्र प्रदेश है वहां मध्यवर्ती जातियों का जो है समूह ज्यादा है। आपके कर्नाटक है वहां पर भी सवर्णों का अच्छा खासा जो है परसेंटेज है। दलित भी है लेकिन सवर्णों का अच्छा खासा परसेंटेज। अब वो सामाजिक चिंतन का विषय है कि उस शिक्षा के स्तर पर उन लोगों का क्या वर्गीकरण है, कितना कौन शिक्षित है, कितना कौन शिक्षित नहीं, वकालत में कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है। तो ये सारी चीजें समग्रता के साथ देखने पर आज की डेट में ये स्थिति है कि हमारी न्यायपालिका में जो है वो सामाजिक न्याय नहीं है। और 15% का जो वो है आपका क्या जो कहते हैं ना 85 बनाम 15, तो 15% ने 77% जगहों पर कब्जा कर रखा या 80% जगहों पर कब्जा कर रखा। कोई एक राज्य अपवाद हो सकता है, 2 राज्य अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज नहीं, अपवाद नहीं है। क्योंकि ये स्थिति है और चूंकि आरक्षण नहीं है इसलिए आरक्षण के प्रावधान लागू होने का भी सवाल नहीं है। अब जैसे देखिए दिनाकरन, जस्टिस दिनाकरन आपको सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, लेकिन उनके भ्रष्टाचार का जो है तमाम आरोप सुप्रीम कोर्ट के ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और लोगों ने लगाना शुरू किया और अंत में वो नहीं आ पाए, जबकि वो तमिलनाडु के दलित जज थे। आपके क्या कहते हैं एक जो बहुत विवादास्पद जस्टिस कर्नन, वो योग्य जज थे लेकिन वो नीचे के ही स्तर पर युद्ध लड़ते लड़ते जो है वो क्या कहते हैं शहीद हो गए अदालत की चौखट पर। वो भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। तो अब ये सब बातें हैं, जब तक समग्रता के साथ पूरा समाज इस पे चिंतन नहीं करेगा तब तक इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम जी। ओवरऑल अगर सदर्न स्टेट का देखें तो वहाँ डाइवर्सिटी थोड़ा डाइवर्स दिख रहा है, लेकिन ये हिंदी बेल्ट जो है पूरा इसमें तो वैक्यूम है। मतलब मैंने जो आंकड़े देखे हैं, जितना हिंदी स्पीकिंग एरिया है वो तो वैक्यूम है। पंजाब में भी उस तरह से नहीं है रिप्रेजेंटेशन, पटना में भाई। 0, उत्तर प्रदेश में आप इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि इस पे आपको जो आपका सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में आपको क्लियर कट रिजर्वेशन नहीं है, आपको तमाम पैरामीटर्स को पार करते हुए आना है, तो उन पैरामीटर पर आने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। जाहिर है, जाहिर। और मैं कह रहा हूँ सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार केवल लेने में ही सीमित नहीं है। अपने अधिकार के लिए आप में जो है क्या कहते हैं वो भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए। जी। तो आपको अगर योग्यता होगी तो कोई आपसे ले नहीं सकता, और योग्यता नहीं होगी तो आपको कोई दे नहीं सकता। रोज जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में परीक्षा होती है
रोज वहां जज साहब लोग फेल और पास होते हैं, वकील जान जाते हैं, लिटिगेंट जान जाते हैं जज साहब में कितना कैलिबर है। हम तो इलाहाबाद में ऐसे ऐसे जजों को जानते हैं जिन्होंने पूरे कार्यकाल में शायद 2-4 फैसले भी ठीक से नहीं लिए होंगे, और पूरा जो है उन्होंने कार्यकाल काट दिया आपका। ऐसे लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ संड कर देते हैं। उनका 4 लाइन 6 लाइन का एक सेट जजमेंट है, जो वो जो है जमानत दिया तो जो है पेशकार ने लिख दिया, और नाम और वो बदल के, और जमानत नहीं दिया तो पेशकार ने लिख दिया। बहुत कम ही ऐसे जज हैं जो पूरा जो है कारण सकारण जो है और तमाम जजमेंट का हवाला देके बड़े बड़े जजमेंट लिखते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा, मैंने तो आपके हरियाणा जुडिशियल सर्विस के 1-2 अधिकारियों का जजमेंट देखा है, जुडिशियल अधिकारियों का, एडिशनल सेशन जज स्तर का, वो किसी मामले में हाई कोर्ट के किसी जज के जो है स्टैंडर्ड से कम नहीं। उनका उस तरह का चार्ट, उस तरह का वो बिल्कुल लगता है जैसे कि हाई कोर्ट का ये फैसला हो। ये भी सब बातें हैं जिसकी कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का मामला, हाई कोर्ट का अलग है, लोअर जुडिशरी का अलग है, दूसरे स्टेट का अलग है, इसलिए इसका कोई समग्रता के साथ कोई मूल्यांकन नहीं है, और इसको हर स्टेट वाले अपने अधिकारों के क्षरण के रूप में देखते हैं। अगर उनको मिला के ऑल इंडिया सर्विस किया जाए तो उसके दूसरी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों का वर्चस्व हो जाएगा, कुछ लोग पीछे चले जाएंगे। ये वो सरकार के कंट्रोल में भी आ जाएगा ना पूरा मामला। जी जी एक सवाल और सर, आपने जैसे हम लोगों जी ने पहले भी बात की है कि लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हाई कोर्ट जज एलिवेट होते रहे, एक प्रावधान है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि लोअर जुडिशरी में जाने से पहले 3 साल आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये थोड़ा सा अब लग रहा है कि जैसे 23-24 साल में कोई लॉ ग्रेजुएट होगा, 3 साल प्रैक्टिस करेगा, 27-28 में सिलेक्शन होगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, तो 30 के आसपास अगर बहुत एक अटेम्प्ट में हो गया तो 30 के आसपास वो जुडिशरी में जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि सेशन जज तक भी एलिवेट हो पाएगा या फिर हाई कोर्ट जाएगा? ये तो एक बड़ा मामला है। देखिए सर, ये सवाल हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। हम्म। मैं वकालत में रहा हूं, मैं जानता हूं 3 साल की ट्रेनिंग वकालत में कोई ट्रेनिंग नहीं है, जी जी जी। और उसके उसके लिए तो बिल्कुल ही कोई ट्रेनिंग नहीं है जो कंपटीशन दे रहा है। हम्म लेकिन अगर साथ में आप समग्रता के साथ, इसका भी कोई सर्वे उपलब्ध नहीं है कि जो लोग तत्काल लॉ ग्रेजुएट हुए, तो जिनका भी अलग अलग हाई मतलब हायर जुडिशियल सर्विस में, मतलब जुडिशियल सर्विस में राज्यों में नियुक्तियां होती हैं, उसमें कितने फ्रेशर्स होते हैं और कितने जो है 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल के प्रैक्टिस वाले होते हैं। क्यों? कि जब हमको जुडिशरी में जाना है तो हमने लॉ किया तो हम रजिस्ट्रेशन अपना तुरंत कराते हैं कि भाई हम्म हमारी वकालत का उतर। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में भी अगर आप ब्रीफ होल्डर बनते हैं तो 5 साल का आपका जो है क्या कहते हैं कम से कम अनुभव रहना चाहिए। अब वो 5 साल का अनुभव कागजी है, ये नहीं है कि व्यवहारिक क्या आप अदालत में दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई। तो इसलिए जो 3 साल वाला है, या इसको अगर हटा के तुरंत कर दिया कि तुरंत भी हो सकते हैं, तो ये उनके लिए है कि जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते। बाकी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस में हैं, आप किसी सीनियर से लिखवा के दे देंगे कि हाँ ये हमारे चैम्बर से जुड़े हुए हैं, बस इतना ही सफिशियंट है। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज या कहीं जो है आपका रजिस्ट्रेशन या कहीं जो है आपका नामांकन, ये कोई जरूरी नहीं है। हम्म तो इसलिए ये कोई भी जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए ज्यादा हल्ला गुल्ला करने के बजाय ये अगर समझा जाए कि 3 साल का जो ये लगा है ये हिपोक्रेसी है, इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं दम नहीं है। आप हम्म अगर किसी फौजदारी के वकील के साथ हैं और वो भी फौजदारी का वकील अगर सेशन कोर्ट वगैरह करता है तब तो आपको कुछ अनुभव मिलेगा। अगर वो नहीं करता तो आप जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ तक ही सीमित रह जाएंगे, क्या अनुभव मिलेगा। यहाँ हम्म इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप जो है किसी सीनियर के पास जाएंगे तो सबसे पहले कहेगा कि भाई देखो यार, यहाँ तो कचहरी से मुकदमा आता है और हमारे पास ज्यादा काम क्राइम क्रिमिनल का है या सिविल का है या माल रेवेन्यू का है, तो आप अगर हमारे हम्म साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इसमें साल 2 साल पहले जो है जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करके तब आओ। हम्म
अब ये नहीं है उसमें कि 3 साल का आपका उम्र होना चाहिए, तो उसके साथ आपको ये भी लिस्ट दाखिल करना पड़ेगा कि आप कितने मुकदमे में वकील थे, उनका वकालतनामे का फोटो कॉपी दाखिल कीजिए, तब तो मामला फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कराने के बाद आप किसी के साथ चैम्बर के साथ जुड़ गए और आपने उनसे कहा कि साहब हमको आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस हम जब समय का रहेगा हम आपका जो है आगे काम करेंगे बेगारी, और बाकी हम कंपटीशन दे रहे हैं सर, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, यही हो रहा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा स्पेशल एपिसोड जुडिशरी, डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस। हिंदी पट्टी में प्रॉब्लम है, सवाल माइंडसेट का है। लेकिन ये बात सही भी है कि हायर जुडिशरी में जाने के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, और कई तरह के लोग हर जगह होते हैं। ये नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं वो सारे लोग बहुत ही एक्सपर्ट पूरे फील्ड के हैं, और किस किस तरह के मामले अभी आ रहे हैं करप्शन वगैरह के, वो सब हम देख ही रहे हैं। लेकिन एफिशिएंसी अपनी जरूर बढ़ानी चाहिए जी, देखिए एज ए सर, लीगल प्रैक्टिस। आपने बहुत सही सवाल उठाया एक्सपर्टीज का, और साथ में ये भी कहा कि जो लोग जा रहे हैं कोई जरूरी नहीं कोई एक्सपर्ट हो, लेकिन वो मुख्य धारा में है, इसलिए उनको जाने के बाद उनकी पोल खुलती है। लेकिन हाँ, आपको लड़के अपना जगह लेना है, जाना है। जी जी, इसलिए उस यही बात है। लड़ने के लिए आपको जो है क्या कहते हैं, सब जो कील कांटे या सब शस्त्र से लैस होना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। और आप ये कहेंगे कि अरे हमारे लिए ये उनके लिए ऐसा नहीं है, तो ये नहीं वो चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा। आपको लड़ के लेना है जी। सो मोर देन एफिशिएंसी, मतलब ज्यादा आपको काबिल होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कल्चरल कैपिटल पहले से बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक सब वहाँ कल्चरल सोशल कैपिटल है। तो उनके कुछ कुछ भी अपराध भी क्षम्य हो सकते हैं, नजरअंदाज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वंचित समाज से आते हैं तो समझिए कि आपको तलवार के धार पर चलना पड़ेगा, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा, तब आपकी उम्मीदवारी भी हो पाएगी। दूसरा, इनकम टैक्स, आईबी, तमाम ये सब पूरी इंक्वायरी होती है, तो उस पर भी सचेत होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भरना शुरू कर दीजिए ईमानदारी से। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।